गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ व UGC मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर छत्रपति संभाजीनगर उनकी ओर से आयोजित 15वें फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं सहायक प्राध्यापक घुगे संदीप, रोल नंबर 4 आज सेमिनार सादर कर रहा हूँ। B.Ed कोर्स कोड 107 पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट ज्योग्राफी, शालेय विषयाचे अध्यापन शास्त्र भूगोल, इस विषय के भूगोल की विभिन्न अध्यापन पद्धतियाँ, टीचिंग मेथड ऑफ ज्योग्राफी आपके सामने सेमिनार के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। भूगोल यह विषय विभिन्न अध्यापन पद्धति से पढ़ाया जा सकता है। भूगोल यह विषय बहुत ही वैविध्यपूर्ण विषय होने के कारण भूगोल इस विषय पढ़ाने के लिए विभिन्न अध्यापन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। भूगोल इस विषय में दैनंदिन अध्यापन में लगभग 12 से ज़्यादा अध्यापन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। वह अध्यापन पद्धति कौन सी है, ये पहले हम देखने जा रहे हैं। पहली पद्धति है प्रादेशिक पद्धति यानी कि रीजनल मेथड। सेकंड, प्रवास पद्धति यानी कि जर्नी मेथड। तीसरी पद्धति है वर्णनात्मक पद्धति, डिस्क्रिप्टिव मेथड। चौथी है कथन पद्धति, स्टोरी मेथड। पांचवी है सहल पद्धति, कंपैरेटिव एक्सर्शन मेथड। छठी है प्रकल्प पद्धति यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। सातवीं प्रायोगिक पद्धति यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। आठवीं सोक्रेटिस पद्धति यानी कि प्रश्नोत्तर या सोक्रेटिस मेथड उसे कहा जाता है। नौवीं पद्धति है वस्तु पद्धति यानी कि ऑब्जेक्ट मेथड। 10वीं व्याख्यान पद्धति, लेक्चर मेथड। 11वीं चर्चा पद्धति यानी कि डिस्कशन मेथड। और लास्ट है प्रदर्शन पद्धति यानी कि एग्जिबिशन मेथड। ऐसे विभिन्न पद्धतियों का भूगोल अध्यापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस पद्धति में से पहली जो पद्धति है प्रादेशिक पद्धति यानी कि रीजनल मेथड। ज्योग्राफी इस सब्जेक्ट में विभिन्न रीजन का यानी कि प्रदेश का, विभाग का अध्ययन किया जाता है। ज्योग्राफी में मुख्यतः 2 प्रकार के रीजन का समावेश होता है। एक प्रकार के रीजन है नैसर्गिक यानी कि नेचुरल रीजन, जो निसर्ग ने निर्माण किए हैं, कुदरत ने निर्माण किए हैं, उसे हम नेचुरल रीजन यानी कि नैसर्गिक विभाग कहते हैं। और दूसरा है पॉलिटिकल रीजन यानी कि राजकीय विभाग। जो रीजन मानव ने निर्मित किए हैं, जैसे कि देश, राज्य, जिला, तालुका, ऐसे रीजन मानव ने निर्मित किए हैं, वो है पॉलिटिकल रीजन। और जो रीजन सवाना प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, सूचीपर्णी प्रदेश, ऐसे निसर्ग निर्मित प्रदेश है, वह नेचुरल रीजन है। तो प्रादेशिक पद्धति में 2 उपपद्धतियों में उसका डिवीजन किया जाता है, डिवाइड किए जाते हैं। पहली है नैसर्गिक विभाषा पद्धत यानी कि नेचुरल डिवीजन मेथड, और दूसरी है राजकीय विभाषा पद्धत यानी कि पॉलिटिकल डिवीजन मेथड। नैसर्गिक विभाषा पद्धति में एक नेचुरल रीजन लिया जाता है और उस नेचुरल रीजन का देश में और वर्ल्ड में स्थान कहाँ है, उसमें कौन कौन से भूप्रदेश का समावेश होता है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ का वनस्पति जीवन कैसा होता है, वहाँ का प्राणी जीवन कैसा रहता है, और वहाँ का ह्यूमन लाइफ यानी कि मानवीय जीवन कैसा रहता है। इस पॉइंट के आधार पर इस पद्धति से अध्यापन किया जाता है। और राजकीय विभाषा पद्धति में कौन सा भी पॉलिटिकल रीजन यानी कि एक देश, एक राज्य, एक जिला
लिया जाता है और उसका अक्षरवृत्त और रेखावृत्तीय स्थान विस्तार, उसकी सीमाएं, उसकी भूरचना, वहाँ का क्लाइमेट यानी कि हवामान, वहाँ की वनस्पति और प्राणी जीवन, वहाँ का ह्यूमन लाइफ मानवीय जीवन, वहाँ के उद्योग, वहाँ के मेजर सिटीज, ऐसा पॉलिटिकल रीजन में अध्ययन किया जाता है। यह रीजनल मेथड के कुछ अध्ययन करने से कुछ फायदे इस पद्धति के हैं। सबसे पहला फायदा है, यह पद्धति शास्त्र शुद्ध और क्रमबद्ध पद्धति माना जाता है। वह जो टीचिंग मेथड है वह साइंटिफिक बेस है उस पद्धति को, उसे शास्त्र शुद्ध पद्धति कहा जाता है और क्रमबद्ध पद्धति कहा जाता है। उस पद्धति का दूसरा मेरिट्स या फायदा है, बच्चों को आकलन होने में यह पद्धति से सुलभ होता है। इस पद्धति से किया हुआ अध्यापन कम समय में, कम खर्च में और एनर्जी कम वेस्ट होती है। यह पद्धति का मेरिट्स है। और दूसरा लास्ट है कि स्टूडेंट सेल्फ स्टडी यानी कि स्वयं अध्ययन करते हैं। यह पद्धति स्वयं अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है। ऐसे इस पद्धति के मेरिट्स से फायदे हैं। वैसे इस पद्धति के कुछ डेमेरिट्स यानी कि मर्यादा भी है। कौन से भी नैसर्गिक प्रदेश यानी कि नेचुरल रीजन की सीमाएं निश्चित नहीं होती। इसी कारण सीमाएं निश्चित न होने के कारण आकलन करने में एक्यूरेसी नहीं रहती। यह इस पद्धति की पहली लिमिटेशंस या मर्यादा है। और दूसरी लिमिटेशंस है, अध्यापन करते वक्त छोटे छोटे जो रीजन है, छोटा सा श्रीलंका जैसा किंवा छोटा सा अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड, वह इस पद्धति में रिमूव रह जाते हैं अध्यापन करते वक्त। ऐसा इस पद्धति का दूसरा ड्रॉबैक है। ऐसी भूगोल की पहली टीचिंग मेथड रीजनल मेथड यानी कि प्रादेशिक पद्धति है। भूगोल अध्यापन करने की दूसरी पद्धति है जर्नी मेथड यानी कि प्रवास पद्धति। इस पद्धति में जो कंटेंट हमें पढ़ाना है वह कंटेंट का सबसे पहले टीचर उसकी इंफॉर्मेशन यानी कि मालूमात करते हैं, उसका स्टडी करते हैं और कक्षा में ऐसा माना जाते हैं कि उस प्रदेश का हम जर्नी कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, ऐसा वातावरण बच्चों के सामने रखा जाता है और इस पद्धति से अध्यापन किया जाता है। उसे प्रवास पद्धति यानी कि जर्नी मेथड कहा जाता है। इस पद्धति से अध्यापन के भी कुछ मेरिट्स यानी कि फायदे होते हैं। ज्योग्राफी का कौन सा भी कंसेप्ट, कौन सा भी कंटेंट जर्नी मेथड से हम अध्यापन करते हैं तो बच्चों को अध्यापन में, लर्निंग में इंटरेस्ट उनका बढ़ता है। यह पहला इसका मेरिट्स यानी कि फायदा है। जर्नी मेथड से अध्यापन करने का दूसरा मेरिट्स यानी कि फायदा है, विद्यार्थी की कल्पना शक्ति को बढ़ावा मिलता है, उसकी इमेजिनेशन पावर बच्चों की बढ़ती है। ये इस पद्धति का दूसरा फायदा है। इस पद्धति का तीसरा फायदा है ऊर्जा, टाइम की बचत होती है। यह जर्नी मेथड का तीसरा मेरिट्स यानी कि फायदा है। चौथा इसका मेरिट्स है, निम्न स्तर के कक्षा के लिए यह पद्धति उपयुक्त मानी जाती है। प्राथमिक स्तर और छठी, पाँचवीं, छठी, सातवीं कक्षा तक यह पद्धति निम्न स्तर के वर्ग के लिए अध्यापन के लिए उपयुक्त पद्धति मानी जाती है। उसके बाद इस पद्धति में जहाँ जरूरत हो वहाँ टीचर स्पष्टीकरण करते हैं और इस वजह से कंटेंट का आकलन अच्छी तरह से होता है। यह इस पद्धति का चौथा मेरिट्स यानी कि फायदा है। और उसका आगे का मेरिट्स है, उस पद्धति में टीचिंग एड्स यानी कि शैक्षणिक साधन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण ने टीचिंग पार्ट में अट्रैक्शन यानी कि आकर्षकता आती है और बच्चों को यह इस मेथड से किया हुआ अध्यापन अच्छा लगता है। यह इस पद्धति के मेरिट्स यानी कि फायदे हैं। वैसे प्रवास पद्धति यानी कि जर्नी मेथड के कुछ लिमिटेशंस या मर्यादा भी है।
यह पद्धति हायर लेवल के क्लास के लिए उपयुक्त नहीं है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए यह पद्धति उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बड़े बच्चे के सामने हम प्रवास कर रहे हैं ऐसी कल्पना ही एक हास्यास्पद लगती है। इसलिए यह पद्धति बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरी उसकी लिमिटेशंस है, यह पद्धति ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त माहिती पर डिपेंड रहती है। इसके कारण विद्यार्थियों को ट्रस्ट यानी कि विश्वास बैठता नहीं। यह इस पद्धति का दूसरा मेरिट्स है। तीसरा डिमेरिट्स है। तीसरा डिमेरिट्स इस पद्धति का है, इस पद्धति में शैक्षणिक साधन यानी कि टीचिंग एड्स का जो इस्तेमाल किया जाता है, उस इस्तेमाल के कारण अध्यापन में खंड यानी कि ब्रेक पड़ने की शक्यता होती है। यह इस पद्धति का डिमेरिट्स यानी कि लिमिटेशंस है। और उसका आगे का एक लिमिटेशंस है, ज़्यादा वक्त यही पद्धति यूज करने से बच्चों को फटीग आ सकता है, बच्चे बोर हो सकते हैं। यह इस पद्धति का लिमिटेशंस यानी कि मर्यादा है। तीसरी पद्धति है प्रकल्प पद्धति यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। ज्योग्राफी में कुछ कंटेंट, कुछ घटक प्रोजेक्ट मेथड से यानी कि प्रकल्प पद्धति से भी अध्यापन किया जा सकते हैं। प्रकल्प का मतलब है हितपूर्वक कौन सी भी एक्टिविटी नैसर्गिक रीत्या पूर्ण करने की जो प्रोसेस होती है, नेचुरल पूरा करने की जो प्रोसेस होती है, उसे प्रोजेक्ट यानी कि प्रकल्प कहा जाता है। प्रकल्प के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। प्रकल्प का पहला प्रकार है व्यक्तिगत प्रकल्प यानी कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। जो एक बच्चे के लिए दिया जाता है वह व्यक्तिगत प्रोजेक्ट यानी कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होता है। जो सोशल कंटेंट पर दिया जाता है उसे सोशल प्रोजेक्ट यानी कि सामाजिक प्रकल्प कहा जाता है। और इसका तीसरा प्रकल्प है, जो प्रकल्प ग्रुप में या समूह में दिया जाता है उसे ग्रुप प्रोजेक्ट यानी कि सामूहिक प्रोजेक्ट यानी कि ग्रुप प्रोजेक्ट कहा जाता है। ऐसे प्रोजेक्ट के 3 प्रकार माने जाते हैं। प्रोजेक्ट करने की कुछ स्टेप्स होती है। ज्योग्राफी में कौन से भी कंटेंट पर आधारित प्रोजेक्ट दिया हो तो विशिष्ट स्टेप से वो प्रोजेक्ट करना पड़ता है। उसमें पहली स्टेप्स होती है क्लास में वातावरण निर्मित करना, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन। क्लास में उस प्रोजेक्ट की सिचुएशन प्रोवाइड करना किया यानी कि वातावरण निर्मित करना, यह उसकी पहली स्टेप्स होती है। दूसरी स्टेप्स होती है चूजिंग एंड प्रोपोजिंग और सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। समस्या का चयन करना, यह दूसरा प्रोजेक्ट की दूसरी स्टेप्स होती है, समस्या का चयन करना। तीसरी स्टेप्स होती है प्रकल्प का नियोजन करना यानी कि प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रकल्प का नियोजन करना, प्रकल्प कैसा करना है, कौन कौन सी उसको क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसका प्लानिंग इस स्टेप्स में किया जाती है। चौथी स्टेप्स है प्रोजेक्ट की कार्यवाही करना यानी कि एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट की कार्यवाही करना, यह चौथी स्टेप्स होती है। 5वीं स्टेप्स होती है प्रकल्प के निष्कर्ष और अनुमान निकालना, जजिंग द प्रोजेक्ट। उसमें प्रोजेक्ट का जज किया जाता है, उसके निष्कर्ष और अनुमान निकाले जाते हैं। और लास्ट स्टेप से इंफॉर्मेशन नोट डाउन करना, माहिती नोंद करना यानी कि रिकॉर्डिंग द प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट की लास्ट स्टेप्स होती है। इसी तरह से प्रोजेक्ट
किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट पद्धति में कुछ उसके फायदे भी होते हैं। इस पद्धति से अध्यापन करने से बहुत प्रकार के फायदे छात्रों को हो सकते हैं। वो पहला फायदा है, यह पद्धति साइकोलॉजिकल बेस इस पद्धति को है। दूसरा, इस पद्धति का मेरिट्स है, इस प्रोजेक्ट से बच्चों में कोऑपरेटिव नेचर बढ़ता है और बच्चों की प्रॉब्लम फेस करने का उनको अवेयर किया जाता है। कौन सी भी समस्या कैसा सॉल्व करना है, यह प्रकल्प के माध्यम से उन्हें सीखने को मिलता है। उनकी सांघिक भावना यानी कि ग्रुप इमोशंस इससे बढ़ जाती है। बच्चे स्वयं प्रेरणा से प्रोजेक्ट में भाग लेते हैं। छात्रों को विविध समस्याओं को फेस करने की एबिलिटी उनकी बढ़ती है। उनमें श्रम प्रतिष्ठा मूल्य बढ़ जाता है और लोकशाही मूल्य, डेमोक्रेटिक वैल्यू उनकी बढ़ जाती है। यह प्रोजेक्ट मेथड के फायदे हैं। प्रोजेक्ट मेथड के जो फायदे हैं, वैसे प्रोजेक्ट मेथड कुछ लिमिटेशंस भी है, उसको आप मर्यादा कह सकते हैं। प्रकल्प पद्धति से अध्यापन करने में ज़्यादा वक्त लगता है और कुछ खर्चा भी होता है। वो साहित्य परचेस करने के लिए खर्चा भी होता है, तो ये ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा खर्चा होता है। ये लिमिटेशंस इस पद्धति का है। दूसरा लिमिटेशंस है, सभी प्रकार का कंटेंट इस पद्धति से पढ़ाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसे कंटेंट है कि प्रोजेक्ट मेथड से अध्यापन किया जा सकता है। यह दूसरी लिमिटेशंस है। तीसरी लिमिटेशंस है, सभी बच्चों के लिए यह पद्धति व्यवहार्य नहीं है, सभी बच्चे प्रकल्प नहीं कर सकते। यह तीसरी लिमिटेशंस है। चौथी लिमिटेशंस है, प्रकल्प पद्धति में कुछ बच्चे न्यूट्रल यानी कि निष्क्रिय रह सकते हैं। यह इस पद्धति की लिमिटेशंस है। और इस पद्धति में बुकी नॉलेज उसको ज़्यादा वेटेज इस पद्धति में नहीं जा सकता, ऐसा इस पद्धति में का लिमिटेशंस है। उसके बाद भी इस पद्धति में बहुत सभी कुछ प्रोजेक्ट में बच्चों में कुछ भूल हुई तो डिप्रेशन में जा सकते हैं। टीम वर्क होने के कारण कुछ बच्चे न्यूट्रल रह सकते हैं। बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है वही बात टीचर को इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता नहीं। इसी प्रकार प्रोजेक्ट मेथड के लिमिटेशंस माने जाते हैं। तो अध्यापन में प्रोजेक्ट मेथड, प्रवास पद्धति, प्रादेशिक पद्धति, ऐसे विभिन्न पद्धतियों से भूगोल इस विषय का अध्यापन किया जा सकता है। उसके साथ साथ ही भूगोल विषय में वर्णनात्मक पद्धति यानी कि डिस्क्रिप्टिव मेथड, उसमें वर्णन करके ज्योग्राफी का अध्यापन किया जाता है। उसमें कथन पद्धति यानी कि स्टोरी मेथड, इस पद्धति से भी अध्यापन किया जा सकता है। उसमें सहल पद्धति यानी कि कंपैरेटिव एक्सकर्शन मेथड, इस पद्धति से भी भूगोल का अध्यापन किया जा सकता है। बाद में प्रायोगिक पद्धति यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, विविध तरह के प्रयोग करके बच्चों को ज्योग्राफिकल कुछ प्रोसेस प्रयोग के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है। इसे प्रायोगिक पद्धति यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है। उसके बाद प्रायोगिक पद्धति के बाद सोक्रेटिस पद्धति यानी कि सोक्रेटिस यह शिक्षण तज्ञ ने यह पद्धति डेवलप की है। इसके कारण उसी के नाम से सोक्रेटिस के नाम से जाना जाता है। उसको प्रश्नोत्तर पद्धति भी कहा जाता है। टीचर प्रश्न पूछते हैं, बच्चे उसका जवाब देते हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से अध्यापन किया जाता है, उसे सोक्रेटिस मेथड कहा जाता है। उसके बाद वस्तु पद्धति
यानी कि ऑब्जेक्ट मेथड, ज्योग्राफी में से कौन सी भी एक वस्तु का चयन किया जाता है, उसके मृदा हो, क्रॉप हो, पॉपुलेशन हो, ऐसा कौन सा भी एक ट्रांसपोर्टेशन हो, ऐसा एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया जाता है और उस ऑब्जेक्ट का टोटल अध्यापन किया जाता है, उसे वस्तु पद्धति यानी कि ऑब्जेक्ट मेथड कहा जाता है। उसके बाद व्याख्यान पद्धति यानी कि लेक्चर मेथड, वो भी भूगोल में इस्तेमाल किया जाता है। हायर लेवल के क्लास के लिए 11वीं के आगे 11वीं 12वीं और यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों को यह पद्धति उपयुक्त मानी जाती है और सीनियर कॉलेज में यह पद्धति ज़्यादा स्तर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद चर्चा पद्धति यानी कि डिस्कशन मेथड, छात्र और अध्यापक क्लास में इस विषय पर डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन के माध्यम से यह पद्धति अध्यापन किया जाता है, उसे डिस्कशन मेथड या चर्चा पद्धति कहा जाता है। उसके बाद प्रदर्शन पद्धति यानी कि एग्जीबिशन मेथड, ज्योग्राफी के कुछ कंटेंट का एग्जीबिशन लगाकर, जैसे सॉइल हो उसके सैंपल, क्रॉप हो उसके सैंपल, ऐसे सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उस पर आधारित अध्यापन किया जाता है, उसे एग्जीबिशन मेथड यानी कि प्रदर्शन पद्धति कहा जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ भूगोल में अध्यापन की जाती है, उसका अध्ययन इस सेमिनार में हमने किया और जो बची हुई अध्यापन पद्धतियाँ हैं वो हम आगे के लेक्चर में उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।